ललित मोदी ने फिर बेनकाब किया सोनिया गांधी को। ललित मोदी से सोनिया का भयावह सच बताया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर एंड पार्टी पर पूर्व आईपीएल बॉस ललित मोदी के बड़े आरोप। मुझसे शशि और 10 जनपद द्वारा सुनंदा पुष्कर को करोड़ों की कीमत का 25% स्वामित्व देने वाले दस्तावेजों पर जबरन हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में गांधी परिवार और शशि थरूर के बारे में चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने अपने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें बिना किसी निवेश के कोची आईपीएल फ्रेंचाइजी में 25% हिस्सेदारी देने वाले दस्तावेजों पर साइन करने के लिए मजबूर किया गया। मोदी ने कहा कि सोनिया गांधी के आवास और खुद थरूर की तरफ से धमकियां दी गई थी। ललित मोदी ने इस घटना के बारे में बात करते हुए कहा कि उन्होंने सुनंदा पुष्कर को शेयरों के आवंटन पर सवाल उठाया था। जब उन्होंने सवाल उठाया तो उन्हें कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने धमकी भरा फोन किया। मोदी के मुताबिक थरूर ने उन्हें सौदे में सुनंदा पुष्कर की शेयरों के भागीदारी पर सवाल उठाने के लिए उन्हें प्रवर्तन निदेशालय के छापे, आयकर कार्रवाई और जेल तक की धमकी दी थी। मामले ने तब तूल पकड़ा जब तत्कालीन बीसीसीआई प्रमुख शशांक मनोहर ने इसमें हस्तक्षेप किया। मोदी ने बताया कि शशांक मनोहर को सोनिया गांधी के 10 जनपद आवास से कई बार फोन कॉल आया था। इसमें उन पर कई बार समझौते पर हस्ताक्षर करने का दावा डाला गया था। जब साइन करने से मना कर दिया तो शशांक मनोहर ने धमकी दी और कहा, ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। यूट्यूबर राज शमनी के साथ बातचीत के दौरान ललित मोदी ने इन घटनाओं को विस्तार से बताया और बातचीत की और बताया कि शुरू में वे उन पेपर पर साइन करना नहीं चाहते थे। मोदी ने कहा कि टीम से कोई संबंध नहीं होने के बावजूद सुनंदा पुष्कर को इस समझौते से काफी फायदा होने वाला था। पॉडकास्ट के मुताबिक जब ललित मोदी ने सुनंदा पुष्कर को हिस्सेदारी दिए जाने पर सवाल उठाया, सिग्नेचर करने से मना किया, तो उन्हें कांग्रेस सांसद शशि थरूर का कॉल आया और धमकी दी। ललित मोदी के मुताबिक शशि थरूर ने उन्हें फोन किया और उन पर ईडी रेड, इनकम टैक्स की कार्रवाई और जेल भेजने की धमकी दी, क्योंकि उन्होंने ये पूछने की हिम्मत की थी कि ये मार्केटिंग जीनियस कौन है जिसे इतना बड़ा सौदा मिल रहा है। जब ललित मोदी ने शशि थरूर की बात मानने से इनकार कर दिया तो उस वक्त के बीसीसीआई चीफ रहे शशांक मनोहर ने ललित मोदी को फोन किया और उनसे डील वाले कागज पर साइन करने के लिए कहा। ललित मोदी के मुताबिक शशांक शेखर को 10 जनपद से कई फोन आए थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि रात तक उस पर सिग्नेचर करने होंगे। जब सिग्नेचर करने से मना किया तो शशांक ने उन्हें मानने पर बर्खास्त करने की धमकी दे डाली और इसके बाद ललित मोदी ने कहा कि अगर आप मुझे फोर्स कर रहे हैं तो मैं साइन करने को तैयार हूं। मैंने सिग्नेचर किया। इसके बाद जब मैं सुबह उठा तो अखबार की हेडलाइन थी कि शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर दोनों शादी करने वाले हैं। मैं हैरान रह गया, मुझे इसकी भनक भी नहीं थी। उस पॉडकास्ट में ललित मोदी ने इस पर विस्तार से बातचीत की। ललित मोदी के इस इंटरव्यू को लेकर भाजपा ने कांग्रेस को घेरा है। पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय, कमेंट बॉक्स में बताएं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को लोकसभा की सदस्यता की शपथ ली। वह केरल की वायनाड लोकसभा सीट के लिए हाल में संपन्न हुए उपचुनाव में सदन की सदस्य निर्वाचित हुई हैं। प्रियंका के शपथ लेने के साथ ही उन्हें शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने बधाई दी, जिसके बाद उनकी काफी आलोचना हो रही है। जैसे किसी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नाचता है, वैसा ही हाल संजय राउत का दिखाई दे रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा के शपथ लेने के बाद संजय राउत ने बधाई देते हुए पोस्ट किया कि अब शेरनी संसद आ गई है। इसके बाद संजय राउत को लोगों ने काफी ट्रोल किया। लोगों ने बाला साहेब के बयानों को याद दिलाते हुए संजय राउत पर करारा हमला किया। एक यूजर ने पोस्ट करते हुए लिखा कि असली शेर तो बाला साहेब ठाकरे थे, छाती ठोक कर कहते थे कि मैं हिंदू हूँ। उद्धव ठाकरे को बर्बाद करने का श्रेय आपको जाता है राउत जी। वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उद्धव ठाकरे 10 विधायकों से भी हाथ धो लेंगे। वहीं एक यूजर ने लिखा, अपनी पार्टी को 56 सीटों से 19 सीटों पर लाकर दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ रहे हो। वो तो सदन में आ गई, लेकिन तुम तो शेर से बिल्ली बन गए। वहीं प्रियंका गांधी के शपथ के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने तंज कसते हुए कहा कि वायनाड से मुस्लिम लीग के नए सांसद ने शपथ ली। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट के जरिए कहा कि वायनाड से मुस्लिम लीग की नई मेंबर ने शपथ ली। अमित मालवीय की ओर से कहा गया कि
वायनाड संसदीय सीट के 7 में से 3 विधानसभा क्षेत्र मुस्लिम बहुल जिले मलपुरम का हिस्सा है, जहां लगभग 70% मुस्लिम आबादी है। अमित मालवीय ने वायनाड चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी के बयान और प्रियंका की उम्मीदवारी को लेकर निशाना साधा था। प्रियंका की नामांकन की रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि अगर प्रियंका गांधी जीत भी जाती है तो वो यहाँ से अनाधिकारिक रूप से सांसद बने रहेंगे। इस पर अमित मालवीय ने कहा था कि राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच मतभेद की इससे ज्यादा खुली स्वीकृति क्या हो सकती है। यह पहली बार है कि संसद में गांधी नेहरू परिवार के 3 सदस्य होंगे। प्रियंका के भाई राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और उनकी मां सोनिया गांधी राज्यसभा की सदस्य हैं। बीजेपी की ओर से प्रियंका गांधी के शपथ लेते ही उन पर जुबानी हमला तेज हो गया है। प्रियंका लंबे समय से कांग्रेस पार्टी की स्टार प्रचारक और महासचिव रही हैं, लेकिन संसदीय राजनीति में उन्हें अब एंट्री मिली है। वह कांग्रेस की राजनीतिक टीम की हिस्सा भी हैं। सदन में उनके आने से विपक्ष को एक ताकत मिलने की उम्मीद की जा रही है। शपथ लेने के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने हाथ में संविधान की लाल किताब पकड़ी हुई थी। लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन संविधान पर खतरा को मुद्दा बना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन संविधान पर खतरे को मुद्दा बना रहे हैं। इसका कुछ हद तक लोकसभा चुनाव में उनको फायदा भी मिला, लेकिन बाद में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की लुटिया पूरी तरह डूब चुकी है। बावजूद इसके राहुल गांधी संविधान पर खतरे को मुद्दा बनाए हुए हैं। खैर, अपनी लोकसभा करियर के पहले दिन प्रियंका गांधी ने भाई राहुल गांधी के मुद्दे को जिस तरह से सपोर्ट किया, उससे तो यही लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को और उठाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान और अनादर करने का आरोप लगाया। मालवीय ने कहा कि 75वें संविधान दिवस समारोह के दौरान राहुल गांधी ने राष्ट्रपति का अभिवादन तक नहीं किया। अमित मालवीय ने राहुल गांधी के इस व्यवहार को घटिया मानसिकता कहा। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपति मुर्मू के आदिवासी होने का कारण लगातार अनादर करती है। वहीं पूर्व में कांग्रेस ने नए संसद भवन के उद्घाटन और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में राष्ट्रपति को न बुलाने के लिए बीजेपी की आलोचना की थी। संविधान दिवस के मौके पर पुराने संसद भवन में आयोजित कार्यक्रम में राहुल गांधी के व्यवहार को लेकर बीजेपी नेता की ओर से सवाल उठाए गए। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अनादर करने का आरोप लगाया। मालवीय ने लिखा कि राहुल गांधी को इतना घमंड है कि राष्ट्रपति का अभिवादन तक नहीं किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जनजातीय समाज से आती है, महिला है और राहुल गांधी कांग्रेस के राजकुमार। कैसी घटिया मानसिकता है ये। इससे पहले अमित मालवीय ने कार्यक्रम के 2 वीडियो साझा किए, जिनमें से एक में राष्ट्रगान बजते समय राहुल गांधी को बगल में देखते हुए दिखाया गया, जबकि अन्य नेता या तो सीधा या तो नीचे की ओर देखते हुए सावधान की मुद्रा में खड़े थे। एक अन्य वीडियो में राहुल गांधी कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई दे रहे थे, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और अन्य नेता मंच पर खड़े हैं। वीडियो में राहुल गांधी को राष्ट्रपति मुर्मू का अभिवादन किए बिना मंच से उतरते हुए भी दिखाया गया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता की हाल में की गई टिप्पणियों का जिक्र करते हुए एक्स पोस्ट में लिखा, राहुल गांधी 50 सेकंड के लिए भी अपना ध्यान एक जगह नहीं लगा सकते और वे अमेरिका के राष्ट्रपति बहुत ही अरुचिकर टिप्पणी करने का दुस्साहस कर सकते हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले कांग्रेस के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन को भूलने की बीमारी है। मालवीय द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में जैसे ही राष्ट्रगान समाप्त हुआ, मंच के किनारे खड़े राहुल गांधी को नीचे उतरने का प्रयास करते देखा गया, जबकि अन्य नेताओं ने राष्ट्रपति मुर्मू का अभिवादन किया। दूसरा वीडियो शेयर करते हुए मालवीय ने कहा, कांग्रेस हमेशा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का अनादर करती है क्योंकि वह देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाली पहली आदिवासी महिला है और ये दिखाता है कि राहुल और गांधी परिवार SC, ST और OBC का तिरस्कार करते हैं। राहुल गांधी की इस कथित हरकत पर ऑनलाइन बहस भी छिड़ गई। कुछ लोगों ने कहा कि उनका यह व्यवहार आदिवासी पृष्ठभूमि के कारण राष्ट्रपति के प्रति पूर्वग्रह से उपजा है। अन्य लोगों ने इसे अहंकार बताया, जबकि कुछ ने इसे महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद उनकी निराशा से जोड़ा। बीजेपी के आरोपों पर अब तक न तो राहुल गांधी और न ही अन्य कांग्रेसी नेताओं ने कोई प्रतिक्रिया दी। यह पहली बार नहीं है जब बीजेपी ने कांग्रेस पर राष्ट्रपति की आदिवासी पहचान के कारण उनका अपमान करने का आरोप लगाया। इस साल की शुरुआत में पीएम मोदी ने टिप्पणी की थी कि राष्ट्रपति के राम मंदिर जाने और देश की भलाई के लिए प्रार्थना करने के 2 दिन बाद कांग्रेस एक वरिष्ठ नेता की घोषणा की थी कि मंदिर को गंगा जल से शुद्ध किया जाएगा। मोदी ने कहा था, क्या यह देश आदिवासी माताओं और बहनों का अपमान नहीं किया था। पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय, कमेंट बॉक्स पे बताएं।
कांग्रेसी ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं सांसद कार्ति चिदंबरम, जो चिदंबरम का बेटे हैं, वे कह रहे हैं कि मैं तो 2004 से ईवीएम से चुनाव लड़ रहा हूं। मेरे पिताजी बहुत पहले से लड़ रहे हैं। हमें तो कभी ईवीएम में कोई समस्या नहीं हुई। एक तरफ से इन्होंने राहुल गांधी को आईना दिखा दिया कि राहुल जी, गंदगी आपके चेहरे पर लगी है और आप आईना साफ कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी की अगुवाई वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने असम और मेघालय के उपचुनावों में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए सभी 6 सीटों पर जीत दर्ज की। असम में 5 सीटें बीजेपी, असम गण परिषद और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल ने जीती, जबकि मेघालय में एनडीए के घटक दल नेशनल पीपल्स पार्टी ने 1 सीट अपने नाम की। असम की सामागुड़ी सीट पर बीजेपी को मिली जीत खास चर्चा का विषय रही। यह सीट मुस्लिम बहुल क्षेत्र में आती है और इसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। जैसे उत्तर प्रदेश की कुंदरकी में बीजेपी की अप्रत्याशित जीत ने सबको चौंकाया, वैसे ही समागुड़ी में बीजेपी की सफलता ने राजनीतिक विश्लेषकों को हैरान किया। दरअसल समागुड़ी सीट नागांव जिले में आती है। यहाँ के सामागुड़ी, रूपाही और ढींग जैसे इलाकों में 60 से 92% तक मुस्लिम वोटर है। साल 2011 के जनसंख्या के आंकड़े भी इसे की गवाही देते हैं और इस सीट पर 1981 से अब तक सिर्फ एक बार 1996 को छोड़कर मुस्लिमों को ही जीत मिली। रकीबुल हुसैन 2001, 2006, 2011, 2016 और 2021 में भी जीत हासिल कर चुके थे और इस साल के लोकसभा चुनाव में रकीबुल ने धुबरी सीट से जीत हासिल की, जिसकी वजह से यहाँ उपचुनाव हुआ। कांग्रेस ने रकीबुल के बेटे और एनएसयूआई के सचिव कोषाध्यक्ष तंजिल हुसैन को टिकट दिया था, लेकिन तंजिल को बुरी तरह से हार झेलनी पड़ी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सामागुड़ी में बीजेपी की जीत को असम की राजनीति में मील का पत्थर करार दिया। बीजेपी के प्रत्याशी दिप्लू रंजन शर्मा ने कांग्रेस के उम्मीदवार तंजिल हुसैन को 24,501 वोटों से हराया है। बीजेपी ने इस सीट से अल्पसंख्यक और परिवारवादी राजनीति का गुरूर तोड़ते हुए कांग्रेस के गढ़ को ध्वस्त कर दिया। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि शुरुआत में समागुड़ी को मुश्किल सीट माना गया था, लेकिन हाल के लोकसभा चुनावों में मुस्लिम बहुल करीमगंज सीट पर बीजेपी की जीत ने यह दिखा दिया कि अल्पसंख्यक समुदाय में भी पार्टी की पैठ बढ़ रही है। उन्होंने कहा, करीमगंज में हमारी जीत ने यह साबित किया कि हर धर्म के वोट से चुनाव जीता जा सकता है। सामागुड़ी की जीत उसी कड़ी का हिस्सा है। शर्मा ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने किसी का तुष्टीकरण नहीं बल्कि न्याय सबके लिए की नीति अपनाई। उन्होंने बताया कि पार्टी ने जहां एक ओर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की, तो वहीं दूसरी ओर अल्पसंख्यक समुदाय की 25,000 लड़कियों को निजुत मोइना योजना का लाभ भी दिया। उन्होंने इसे बीजेपी की संतुलित नीति करार दिया। समागुड़ी की जीत के साथ साथ उसमें असम में बीजेपी ने बेहाली और ढोलाई सीटें भी जीती। असम गण परिषद ने बोंगाई गांव और यूपीपी लिबरल ने सिदली सीट पर जीत दर्ज की। इन चुनावी नतीजों ने असम में बीजेपी और एनडीए की मजबूत स्थिति को और पुख्ता किया। समागुड़ी और करीमगंज जैसी सीटों पर बीजेपी की जीत दिखाती है कि बीजेपी की रणनीति धीरे धीरे अल्पसंख्यक बहुल इलाके में भी असर दिखा रही है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा, असम की राजनीति अब इसी दिशा में आगे बढ़ेगी। ये साफ है कि आने वाले चुनावों में बीजेपी अपने न्याय सबक के लिए नीति के दम पर और मजबूत स्थिति में उभरेगी। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।